अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर नईम। डॉक्टर अजहर नईम एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और इसी तरह से आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के भी मरकजी सदर हैं। हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। आप बाई प्रोफेशन ज़ाहिर है कि इंजीनियर हैं। आपकी पीएचडी कौन सी फील्ड में है और किस पे आपकी रिसर्च है? राइट जी, मैं शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ कि मिडिल तक की तालीम मेरे अपने गांव की है और हाई स्कूल मैंने फेडरल गवर्नमेंट के एक स्कूल से लाहौर में मैट्रिक किया। गांव कौन सा है आपका? गोजरा टोबा टेक्सिंग के पास हमारा गांव है। अच्छा, वहाँ से मैंने मिडिल तक वहाँ पढ़ा। हाई स्कूल लेवल पे 9-10 क्लास मैंने लाहौर से की, लाहौर कैंट में फेडरल गवर्नमेंट का एक स्कूल था। एफएससी मैंने गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर से की, जो भी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं अपनी जॉब स्टार्ट की। फिर मुझे हायर एजुकेशन कमीशन का एक स्कॉलरशिप मिला और मैं पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड चला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड में जो मैंने पीएचडी चूज की, दैट्स फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। यानी जितनी हमारी, यानी आपका ये टीवी चैनल भी चल रहा है या अदर भी ये एप्लीकेशन हैं उसकी, कि हमारे जितना भी काम करते हैं कि सिग्नल्स की जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल जाता है, सिग्नल वीक होते हैं, उसकी अपग्रेडेशन होती है। यानी हाई पावर्ड सिग्नल्स पे मैंने काम किया है। फाइबर ऑप्टिक के नाम से हम अमूमन उसको आम फहम लफ्जों में जानते हैं। जी बिल्कुल, फाइबर ऑप्टिक है। फिर फाइबर ऑप्टिक में जहाँ पे सिग्नल वीक होता है वहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेज यूज होती हैं सिग्नल की, हम कहेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए, मजीद उसको सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि सिग्नल जो है वो वीक ना हो। और ये जितने हमारे कह लें कि इंटरनेट है, हमारा टीवी है, हमारी जो डिवाइस, जो चीज भी आप सोच लें वो इसी के गिर्द घूमती है। इसके ऊपर मैंने पीएचडी की। हमारा एक फैब्रिकेशन सेंटर था वहाँ पे, जिसमें हमने एक डिवाइसेस बनाई जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स करने के लिए, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर कह लें, कि ये मेरा बेसिक फील्ड था। जिसके ऊपर हमने, जो हमारा एक ग्रुप था वहाँ पे, बिग ऑप्टिक ग्रुप ग्लासगो में, जिसमें 100 के करीब लोग थे और जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, हमने सब मिलके डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करते थे, जो कि सिग्नल की बूस्ट अप में, सिग्नल की लॉसेस कम करने के लिए यानी ये काम करता था। जबरदस्त। एक ज़िमनन सवाल आ गया कि आपने बताया कि आपको एचईसी का स्कॉलरशिप मिला। जी। अच्छा, मैंने चूंकि खुद भी हायर एजुकेशन में काफ़ी अर्सा काम किया, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप जितने भी लोगों को मिले उनकी अक्सरियत पाकिस्तान नहीं फिर वापस आई। उनकी बहुत कम तादाद पाकिस्तान वापस आई। तो आपको क्या सूझी कि आपने स्कॉलरशिप लिया और स्कॉटलैंड से आपने डॉक्टरेट की और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान क्यों वापस आ गए? बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एक इशू है और ये क्वेश्चन भी बड़ा रेलेवेंट है। वाकईतन ऐसे ही होता है कि जब बंदा सोचता है कि मुझे यूरोप का वीज़ा मिल गया है, अमेरिका का वीज़ा मिल गया है, तो मैं वहाँ पे जाके सेटल हूँ। लेकिन हमारा जब माइंड था कि जब हमने जाना है, बहुत से लोग ऐसे स्किप भी होते हैं, कोई डिग्रीज करके वहाँ पे जॉब भी कर लेते हैं। मैंने भी जब पीएचडी की है, मुझे वहाँ पे बड़ी अच्छी ऑफर्स थी। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा अपना सुपरवाइजर मुझे बड़ी अच्छी सैलरी पे उन्होंने ऑफर किया कि आप यहीं पे रहें। लेकिन हमारे ज़हन में था कि हमने वापस पाकिस्तान जाना है। हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, एक गरीब मुल्क ने हम पे इतने सारे पैसे खर्चा है, तो हम कम अज कम कुछ उसको रिटर्न दे सकें। नेशनलिटी कुछ नहीं है। जब हम एक दफा पाकिस्तान में वापस जाएंगे, अपनी पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी। और ये इसी सेटिस्फेक्शन के लिए वहां पे कोई सेटलमेंट का कभी सोचा ही नहीं, ना कभी पासपोर्ट का सोचा, ना नेशनलिटी का सोचा, ना वहां पे जॉब का सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितना बेहतर अपने कंट्री के लिए सर्व कर सकें वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन। बहुत जबरदस्त। अच्छा, बताएं कि आप चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, तो पहली बार आप सदर कब बने थे? वैसे मैं 2016 से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, जो टीचर पॉलिटिक्स है। 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, जिसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ
फर्स्ट टाइम ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और उसके बाद मैं 1-2 साल इलेक्शन नहीं लड़े। फिर लास्ट ईयर मैं फर्स्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी का एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। उससे पहले आप जनरल सेक्रेटरी भी मैं उसके बाद नहीं, जनरल सेक्रेटरी मैं नहीं कभी रहा, वाइस अच्छा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपने फिर 2 साल का गैप लिया और उसके 2 बाद दफा मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और फिर मैं अब लास्ट ईयर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की है। ठीक है। इसके साथ मैं ये ज़िम्नी बता दूं कि हमारी एक जितनी एसोसिएशन हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की, इनकी एक फेडरेशन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। उसका मैं पंजाब चैप्टर का प्रेसिडेंट भी हूँ, करंटली भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। लास्ट ईयर भी मैं उसका ऑल ओवर द पाकिस्तान में पंजाब के लिए उसका इलेक्ट हुआ था। जबरदस्त। अच्छा, ये एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो है, पॉलिटिक्स का लफ्ज चूंकि आपने खुद इस्तेमाल कर लिया, तो ये बताएं कि ये सियासत करती है, पढ़ाती है, एकेडमिक क्वालिटी को बेहतर करती है, जरा जनरल पब्लिक की आगाही के लिए बता दें कि आप लोग करते क्या हैं? जी देखिए, सियासत का जब एक हमारे कंट्री में जब सियासत का वर्ड आता है तो एकदम आता है कि ये पता नहीं कोई नेगेटिव काम हो रहा है। अमूमन नेगेटिविटी का इंप्रेशन जाता है, जो हमारे सियासतदान करते हैं, फिर हमने जरा वही अज्यूम करना है। ऐसे ही है, लेकिन सियासत बेसिकली आपकी खिदमत है। आपकी खिदमत कई जगहों पे, कई मौके पे आप खिदमत डिफरेंट वे से कर रहे होते हैं। आप अपनी जब कम्युनिटी को, अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे हैं, आप डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, अपने नॉलेज के साथ उन तक कोई चीज भी डिसेमिनेट करते हैं, ये भी एक आप कह लें कि आपकी जॉब तो है, लेकिन इसके साथ एक खिदमत भी आप उनकी है। फिर आपकी वहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ सारे इश्यूज होते हैं उस्ताद इकराम के रिलेटेड, तो उसमें कुछ कह लें कि उस्ताद इकराम के जायज इश्यूज होते हैं, कुछ नाजायज भी वो डिमांड करते हैं, सास बहू वाले मामलात आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल होते हैं। और ये जो इश्यूज होते हैं, ये इनमें डिलेइंग फैक्टर आते हैं कुछ कामों में। फॉर एग्जाम्पल छुट्टी का है कि किसी ने पीएचडी करने जाना है, पोस्ट डॉक्टरेट पे जाना है, डिफरेंट किस्म के इश्यूज आते हैं, किसी का फाइनेंशियल कोई इशू आ जाता है। तो एसोसिएशन जो बेसिकली एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, ये उस कह लें कि एक प्रेशर ग्रुप से या वो आप ट्रेड नॉर्मल ट्रेड यूनियन से ये डिफरेंट है। हम कहते हैं कि पढ़े लिखे अंदाज में अपने लॉजिक के साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उनका अपनी बात पहुंचाएं और उसके अपने फैकल्टी के इश्यूज को रिजॉल्व करें। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 1100 फैकल्टी मेंबर्स हैं। अच्छा। और 1100 फैकल्टी मेंबर्स अगर सब लोग ही किसी इशू पे बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास या अथॉरिटी के पास, वाइस चांसलर के पास, तो उन पे भी एक बर्डन होगा कि अपनी एकेडमिक्स को भी डिस्टर्ब करेंगे, उनको भी करेंगे। एसोसिएशन में जो 15-20 लोग होते हैं, वो उनको अपना मसला बताएं और वो एसोसिएशन जो है उनके इश्यूज को टेकअप करे और उन इश्यूज को उनके पास लेके जाए और उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करे। और ये हमारा मेन गोल है एकेडमिक्स। और गेन भी एक सॉर्ट ऑफ खिदमत है कि 1100 लोगों का बोझ जो है वो 15 लोगों की एक कैबिनेट जो है उसने उठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ये नहीं है कि हमने ये सिर्फ यही एक काम है, इसके साथ यूनिवर्सिटी उस्ताद इकराम की वेलफेयर के डिफरेंट काम होते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी अपनी ग्रूमिंग के लिए उस्ताद इकराम की, फिर आप कह लें उनके हाउसिंग के लिए ये एसोसिएशन का काम है। जो भी वेलफेयर के काम हो वो भी हम इनके लिए करें। और इसी तरह एक हमारा एक बहुत बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने हाउसिंग का मुस्तफा टाउन के नाम से एक लॉन्च किया कोई 30 साल पहले। जब हम यूनिवर्सिटी में भी नहीं थे, लोगों को एक बेनिफिट मिला। जैसे डिफरेंट अदारे अपने एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, ऑटोनमस बॉडीज करती हैं, फौज करती है, तो ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये किया। हमारा एक पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 1 बना, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 2 बना। और मैं जिसमें खुद भी इन्वॉल्व हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यानी हमने कह ले कि एक नो प्रॉफिट नो लॉस का प्रोजेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसको बिल्कुल कंप्लीशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। ये भी एक वेलफेयर डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी फेज 3 की। अल्हम्दुलिल्लाह उसका डेवलपमेंट काम दिन रात हो रहा है, बड़ा प्रोसेस है। और हमारा टारगेट है कि इस एक साल में हम एक सर्च पाने के लिए अपने फैकल्टी मेंबर्स को एक घर दे दें, उनको प्लॉट दे दें। हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपके पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लोगों को ये खुशखबरी दे सकते हैं कि 2024 में उनको पोजीशन मिलेगा इंशाल्लाह ताला। टारगेट हमारा है कि 2023 के एंड तक मिले, लेकिन 2024 तो बिल्कुल कंफर्म है। मैंने एक साल का मार्जिन आपको वैसे ही दे दिया। बिल्कुल, वो उसमें हम इंशाल्लाह ताला उनको देंगे। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ताहियात लोगों को याद रखेंगे कि ये फलां एसोसिएशन आई थी, इन लोगों ने काम किया और हमें इसका बेनिफिट मिला। अच्छा, इसके साथ ये हाउसिंग के साथ ये तो वेलफेयर का एक मैंने बताया। ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च ग्रांट्स के लिए कोशिश करना, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के लिए उसको कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना और फिर उनकी हेल्प करना अपनी कम्युनिटी की।
ये भी एक कह लें कि हमारे एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मैनिफेस्टो में हमेशा शामिल होता है कि यूनिवर्सिटी में एकेडमिकली इम्प्रूव हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आगे बढ़े, हम इसको ऊपर से ऊपर लेके जाएं, ना कि हम इसको नीचे लेके जाएं। ऑल दो देयर आर डिफरेंट इश्यूज आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, लैक ऑफ फाइनेंसेस भी होती हैं, लेकिन हमारी एसोसिएशन का ये बेसिक काम है कि हम उनको रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए भी वर्क करें। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है एशिया की एक कदीम यूनिवर्सिटी है और बहुत पुराना तालीमी इदारा है, इसका क्वालिटी एजुकेशन में एक मकाम था, लेकिन अब हम ये महसूस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन जब से मार्केट में आए हैं तो स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाने की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि उनका एडमिशन प्राइवेट सेक्टर में हो जाए। इसकी क्या वजह? नहीं, ये रॉन्ग परसेप्शन है कि अभी भी लोग कोशिश करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं। हमारे मुल्क में ज्यादा तबका जो है वो है एवरेज, लोअर एवरेज तबका है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये बेसिकली कह लें कि इतना फीस पे नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर वाले। उनके हमारे से यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी से, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर से बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है, कंपैरेटिव जरूर होंगे, लेकिन वो लोग, एक तो उनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स वहां पे कोशिश नहीं करते। हाँ, जो फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके बाद जहाँ पे एक लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास, 40 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, उनके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। उनको, हमारे पास तो इतना बर्डन होता है, इस वक्त हमारे ऑलमोस्ट 40,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो ऑन कैंपस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब 40,000 से ज्यादा को हम उसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, पढ़ाई तो करनी है, तो वहां पे वो ज्यादा फीस भी पे करते हैं। फैसिलिटीज भी, उनके पास कोई ऐसा ओपन ग्राउंड्स नहीं है, ओपन फैसिलिटीज नहीं है, स्पोर्ट्स की बहुत आला क्वालिटी की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हर किस्म की फैसिलिटी, एकेडमिकली देखें, उनके सोशल लाइफ देखें, उनके हॉस्टल फैसिलिटीज देखें, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखें, वो सबसे अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं। तो इसमें ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि जी वो वहां पे जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ आना चाहते हैं हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ, जिनको दाखिला नहीं मिलता वो फिर बाहर जाते हैं और उनका राइट है। डॉक्टर साहब, ओवर द ईयर्स पूरी दुनिया में बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं और लोगों ने डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर सोचना शुरू किया। खासतौर पे जब से कोविड फेज से हम लोग गुजरे तो डिस्टेंस लर्निंग और डिफरेंट जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं उन पे वर्किंग हुई है। मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कदीम इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें नई नई डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं, एडिशंस होते रहते हैं बिल्डिंग के हवाले से। तो ये बिल्डिंग जो शाम के वक्त में खाली पड़ी रहती है, तो अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का एक फ्लड है, आबादी तेजी से बढ़ रही है और उनको अकोमोडेट करने के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं उनके पास कैपेसिटी खत्म हो रही है, तो इस कैपेसिटी को क्या डबल या ट्रिपल नहीं किया जा सकता कि अगर हम इसको आफ्टरनून और इवनिंग और इवन नाइट तक की शिफ्टों में हम इन प्रोग्राम्स को शिफ्ट करें और हम नई फैकल्टी को हायर करें और एडमिशन ज्यादा होंगे तो रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, वो उसी रेवेन्यू से फिर असातिज़ा के खर्चे भी पूरे होंगे। तो इन डायमेंशंस में नहीं आप लोग सोचते? जी बिल्कुल सोच भी रहे हैं। अभी सोचने की बात है बढ़ के ये है कि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी हुई है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमने आफ्टरनून क्लासेस, इवनिंग क्लासेस वर्क हो रही हैं और चल रही हैं। हमारे डिफरेंट इवनिंग प्रोग्राम भी हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में है, हमारे आईटी में है, हमारे इंजीनियरिंग के कोई प्रोग्राम्स हैं, हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन मजीद इसको बेहतरी करने की हमें बिल्कुल जरूरत है। वीकेंड प्रोग्राम्स हमारे वीकेंड प्रोग्राम्स नहीं है। ये आ जाता है कुछ पॉलिसी के हवाले से भी। अगर मैं बात करूं कि हमें कुछ पॉलिसी में हमारी लिमिटेशंस हैं पब्लिक सेक्टर में, कि हमने अगर एक एम्प्लॉय को रखना है, एक टीचर को रखना है, तो उसको हमने किस तरह अपॉइंट करना है, तो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी सैलरीज हैं, फिर उसकी पेंशन है, उसकी फंडिंग है, उसकी, क्योंकि ये हम तो फीस नहीं बढ़ाते यूनिवर्सिटी में, क्या हम कहते हैं कि फीस बढ़ाई तो हमारे तो पब्लिक सेक्टर है, हम तो एक वैसे एक फैसिलिटी सर्विस कर रहे हैं ना, कम्युनिटी सर्विस है कि एक गवर्नमेंट जो है वो बड़े लेस प्राइसेस पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। प्राइवेट सेक्टर में जिसका वो 2 लाख रुपए लेते हैं, हम तो 10,000 रुपया लेते हैं, यानी 1,90,000 का कह लें कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और इसका। लेकिन हमारी है कि हमने कुछ इवनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, उसकी फीसेस भी हमने थोड़ी सी इंक्रीज की हैं ताकि हमारी जो रनिंग एक्सपेंस है वो उसे फुलफिल हो सके। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। प्रोफेसर डॉक्टर अजहर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे
लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। ऐ खुदा, मेरे घर का चूल्हा जलाने वालों के चूल्हे को कभी ठंडा ना होने दीजिएगा। ऐ मेरे मौला, मेरे लिए रिस्क का रास्ता खोलने वालों के रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए। ऐ मुझे जिंदगी देने वाले, मेरे चारागर को कभी लाचार न करना। जो लोग इन फसलों की सैराबी में मददगार बने, तू उनका मददगार बन जाए या रब। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों की कफालत समेत लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। आप भी ज़कात व अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी जैसे आपने खुद डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन लिमिटेशंस हैं पॉलिसी के हवाले से कि आपने एक सर्टन फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। तो HEC के साथ मिलके पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़, चूँकि अब आपकी एक्सेस तमाम यूनिवर्सिटीज़ तक है, आप उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, इनके साथ बैठकर आप इसका कोई वे आउट क्यों नहीं निकालते? जी बिल्कुल, देखें हमारे जो इस वक्त पॉलिसी मेकिंग में 3 किस्म के अदारे बड़े एक्टिव हैं। एक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, HED जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी सारी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में, अब पंजाब में भी यानी ये पॉलिसी का यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम टॉप से देखें, 3 किस्म की हमारे यूनिवर्सिटी कैलेंडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 3 किस्म के हैं हमारी यूनिवर्सिटीज की। एक यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले पुरानी बनी हुई हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, बावलपुर यूनिवर्सिटी है, ये पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। एक उनका एक कैलेंडर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1973 आइन के तहत उसमें काम कर रहा है, और उनकी लिमिटेशन और बाउंड्रीज हैं कि इस एरिया में वो इस रीजन में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तो रीजन में काम कर सकते हैं, दूसरा उसमें उनकी कैलेंडर के मुताबिक उनका सिंडिकेट किस तरह वर्क करेगी, उनकी सेनेट क्या होगी, उनकी एकेडमिक काउंसिल किस तरह होगी, उसको सिंडिकेट को हेड कौन करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो ये है। एक यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बनी 2002 में, HEC बनने के बाद, HEC बनने के बाद एक तो वो यूनिवर्सिटीज बनी, उनका कैलेंडर जो है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। दूसरी वो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी और उनके पास डिसीजन मेकिंग की थोड़ी लिबर्टी है, आजादी है ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं आजादी है, मेरे ख्याल को वो और ज्यादा बाउंड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका सिंडिकेट का हेड जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, और एजुकेशन मिनिस्टर मेरे ख्याल में कि लीस्ट इंटरेस्टेड है कि उसको यूनिवर्सिटीज में, यानी वो 6 महीने यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की सूरत रहती है कि 6 महीने एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पास टाइम है नहीं है, जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी चलानी है। और नॉर्मल पॉलिटिकल जो लोग आते हैं उनकी ना तो एकेडमिक क्वालिटी, उनकी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा होती है, बिल्कुल ऐसे ही, और ना ही वो यूनिवर्सिटीज के फॉर्मेट को समझते हैं, ना उनके पास कोई टेक्निकल स्किल है उस मिनिस्ट्री को हैंडल करने की। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मिनिस्ट्री को वो हैंडल करें, उनके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट करें, लेकिन वो कहने के नीचे लेवल पे चले जाते हैं, माइक्रो लेवल पे। अब सिंडिकेट की मीटिंग वाइस चांसलर को चेयर करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, नई यूनिवर्सिटीज में 4 रेलेवेंट MPAs को उनका सिंडिकेट का मेंबर बना दिया। जो रेलेवेंट उनके टीचर्स हैं उनको निकाल दिया, उनके मुंतखब नुमाइंदों को वो नहीं है। वाल पुरानी यूनिवर्सिटीज में है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 4 नुमाइंदे हैं टीचर्स के हर कैटेगरी में, नई यूनिवर्सिटीज बनी है। फिर एक तीसरी कैटेगरी आ गई जो नई यूनिवर्सिटीज बनी है, और वो उन यूनिवर्सिटीज में इससे भी कुछ चीजें उन्होंने पुरानी ली और कोई नहीं है, ये इसमें कोई भी कहने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं है। फिर हम कहते हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं होती। HED का उन्होंने इतनी इंटरफेरेंस कर दी है हमारे कॉलेजेस में, कॉलेजेस को तो हद तक तो ठीक है कि वो PCS के थ्रू अपॉइंट हुए, उनको वो कर रहे हैं। अब उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर
उनके नुमाइंदे ने एक ने बैठना है, सब लोगों को 10-15 बंदों ने जो फैसला करना है, एक ने वीटो कर देना है कि ये ऐसे नहीं होगा। और ये लोग हमारे वाइस चांसलर्स भी शायद उनसे उनके पास उनकी बात मानने पे मजबूर होते हैं, या पता नहीं क्या सूरत होती है। हालांकि ना हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंडिंग करनी होती है, ये जितनी पुरानी यूनिवर्सिटियां स्पेशली उनको, ना नई यूनिवर्सिटी को इतनी फंडिंग करते हैं। कहते हैं खुद ऑटोनोमस हैं आप ऑटोनॉमी है आपके पास, आप खुद करें। जब पैसे इकट्ठे करने के लिए खुद करें, जब खर्चने की बात आती है कहते आप ये नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते। इस तरह की ये चीजें भी वाइस चांसलर अपॉइंट करना है। एचईडी सेक्रेटरी एचईडी का काम है कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करें, उसका प्रोसेस जनरेट करें, इनिशिएट करें। इस वक्त पंजाब की कह लें कि अगर मैं एग्जेजरेट ना करूं तो हाफ पंजाब की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे वाइस चांसलर ही नहीं है, बाकायदा वाइस चांसलर नहीं है। किसी को एक्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, किसी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, कोई वाइस चांसलर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटी चल रही है। अच्छा, तो इसमें हर्डल क्या है वाइस चांसलर को अपॉइंट करना, परमानेंट वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट, उसमें क्या इशू क्या है, रुकावट क्या है? मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ी रुकावट तो एचईडी को अपने प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए। उनको पता है कि 6 महीने के बाद वाइस चांसलर खत्म हो रहा है, वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी पता है कि खत्म होनी है, वो उसका प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दें। उसकी एडवर्टीजमेंट है, उसकी सर्च कमेटी बननी है, उसके लिए प्रोसेस होना है। फिर दूसरी रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट में जब से देखें कि एक गवर्नमेंट आई, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर अब थर्ड गवर्नमेंट आ गई, यानी कि वो इस तरह बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है कि कोई पता नहीं चल रहा। शायद वो एचईडी वाले भी मजबूर हो जाते हो, अब वो पॉलिटिकली ये इस तरह सिनेरियो बन जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की आप मिसाल ले लें, हमारे 10 महीने से वाइस चांसलर कोई नहीं है। बीच में 3-4 वाइस चांसलर आए, अभी हमारे न्यू पर वाइस चांसलर अपॉइंट हुए, उनको चार्ज मिला है वाइस चांसलर का। अभी नई सर्च कमेटी बन रही है, तीसरी सर्च कमेटी बनेगी, और उसके बाद भी जो मुझे लगता है कि ये तीसरी सर्च कमेटी भी कोई 3 महीने बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो फिर चेंज हो जानी है। और ये अब 1 साल अगले कोई नजर नहीं आ रहा कि इसका मतलब है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा पॉलिटिकल कंसर्न है कि हुकूमतें अदलती बदलती रहेंगी तो साथ साथ ये सर्च कमेटियां भी चेंज होती रहेंगी। देखें, प्रैक्टिकली अभी तक यही हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एचईडी चाहे, एचईडी प्रोसेस करे, कमेटी एक बनेगी उसको प्रोसेस करे। एक वाइस चांसलर को अपॉइंट करना 1 मंथ से ज्यादा का प्रोसेस नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे को फिक्स होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट को फिक्स होना चाहिए कि आप लोग, आप फेलियर है ना। ये तो मैं वाइस चांसलर की बात की, यूनिवर्सिटी में ट्रेजरर नहीं है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका ट्रेजरर है, रजिस्ट्रार नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, जिनकी अपॉइंटमेंट थ्रू एचईडी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब ने ऑर्डर करने हैं। और की पोजीशंस पे जब कंसर्न लोग नहीं बैठे तो जाहिर है नीचे से कामों के प्रोसेस लेट हो जाते हैं। हर चीज का प्रोसेस, कुछ चीजों की अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी वो लास्ट पर्सन है जिसने वो करना है ना, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट का। अब जब वही मौजूद नहीं है तो नीचे जो सेकंड इन कमांड है उसके पास वो इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल, उनके पास वो इख्तियार ही नहीं है। फिर जो बंदा एक्टिंग काम कर रहा है वो उसकी टेन्योर, उसको 3-3 महीने का एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो बेचारा 3 महीने में क्या करेगा। फिर पीछे बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाता है, तो वो अब टीचर्स के या एडमिनिस्ट्रेटिव के या स्टूडेंट्स के मसाइल इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वाइस चांसलर क्या करे। यानी ये बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए बाकायदा है, कह लें कि पॉलिसी एक इसके लिए बनी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। अब हायर एजुकेशन कमीशन इसके साथ अटैचमेंट है उसकी, हायर एजुकेशन कमीशन पूरे पाकिस्तान को देख रहा है। अब हायर एजुकेशन कमीशन क्या करता है, उसको चाहिए कि उसके लिए कोई रेलेवेंट, उसको भी वो दखल देना उस मामले में। जब वो थोड़ा सा दखल देने की कोशिश करता है तो उसकी अपनी उसको टेंशन पड़ जाती है कि पता चलता है जी कि हायर एजुकेशन कमीशन जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको भी खत्म करने के दर पे है कि जी वो खत्म कर दिया जाएगा, वो तो मिनिस्ट्री के अंडर चला जाएगा। एक नई मुसीबत, यानी एक चीज आप एक तजर्बा करते हैं फिर दूसरा करते हैं, ऐसा ये बिल्कुल ही सस्टेनेबिलिटी जिसको कह लें, आप पॉलिसी का तसलसल कह लें, कोई चीज नहीं होती। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अरबाब इख्तियार जितने हैं उनसे ये अपील भी है कि आप कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अरेंज करें या पॉलिटिकल पार्टीज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, अपने पॉलिटिकल इश्यूज पे। हायर एजुकेशन के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, सब स्टेक वहां पे बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और एक अगले 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की एक पॉलिसी बनाएं, एक ब्रॉडर और लार्जर कंसोर्शियम जो है वो डेवलप किया। ये ऐसे ही जैसे सिंगापुर ने किया, ये मलेशिया ने किया, इवन इंडिया ने किया। यानी उन लोगों ने अपना वर्क किस तरह किया कि अगले 30 साल के बाद वो किस स्टेज पे देख रहे हैं। हम लोग तो आज एक पॉलिसी बनाई है, 3 दिन बाद या 3 महीने बाद कोई नया आया तो उन्होंने चेंज कर दिया। एक मिसाल के तौर पे जहां पे पहले पीएचडी होती थी कि सिंपल एमए के बाद, एमएससी के बाद हम पीएचडी कर सकते थे,
किसी दौर में पीएचडी ऐसे के लिए थे। एनरोल हो जाते थे और और आप एमफिल लीडिंग टू पीएचडी एमफिल वगैरह लीडिंग टू था। पीएचडी, यानी एमफिल लीडिंग टू पीएचडी भी नहीं होता था, सिंपल एमए किया और पीएचडी हमने कर ली। फिर एक पॉलिसी चेंज हुई, हमने कहा कि एमफिल मस्ट है, ये करना पड़ेगा हर एक को। एमफिल काफी साल ये अब चलता रहा, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक नई पॉलिसी आ गई है कि दोबारा से बीएससी ऑनर्स के बाद एमए एमएससी के बाद अब डायरेक्ट फिर पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। या तो हमें फेलियर बताएं ना कि वो पॉलिसी अगर फेलियर हुई है तो क्यों हुई है, क्या वहां पे एनालिसिस है, ये पॉलिसी किसने बनाई है, कोई पता नहीं है। अच्छा, मास्टर्स के बाद 4 इयर्स ग्रेजुएशन या सिंपल एमए के बाद अब दोबारा से आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं। पॉलिसी इसका सस्टेन कर रही है? बिल्कुल, अभी ये रिसेंट न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है, ये डायरेक्टली आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो ये भी एक देखें ना, या तो पिछली पॉलिसी गलत थी या ये गलत है, कोई नहीं। अच्छा, जो पॉलिसीज जो सस्टेनेबल नहीं है, कभी आप ग्रेजुएशन 2 साल की खत्म कर देते हैं, 4 साल की कर देते हैं, कभी एलएलबी 2 साल से 3 साल पे ले जाते हैं, फिर 3 साल के बाद फिर आपको लगता है कि लॉयर्स की शायद सैचुरेशन ज्यादा हो रही है, फिर आप उसको 5 साल का कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको लगा कि अच्छा ग्रेजुएशन तो हमने 4 इयर्स की कर दी, और जो पुराने 2 साल ग्रेजुएट्स थे वो अब क्या करें, तो फिर आप एसोसिएटेड डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू दोबारा से एक नया प्रोग्राम दे देते हैं। अच्छा, वो प्राइवेट कॉलेजेस को, आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को एसोसिएटेड डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की परमिशन दे देते हैं। ये जो हम तजर्बा का मुसलसल बनाए हुए हैं, उसका जो फोकस होना चाहिए हमारा स्टूडेंट, इसमें खजल या ख्वार तो हमारा स्टूडेंट हो रहा है। तो बताएं कि इस पॉलिसी को लॉन्ग टाइम कैसे डेवलप किया जाए और कितने अरसे के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। सस्टेनेबल पॉलिसी जाहिर है हायर एजुकेशन कमीशन जब तक नहीं बनाएगा तो उस वक्त तक हमारे स्टूडेंट्स को उसका प्रॉपर फायदा नहीं हो सकता। देखिए, इसमें एक तो पॉलिसी जो है ये कम से कम 25 से 30 साल की होनी चाहिए। ठीक है। और आपने बात की कि स्टूडेंट खार होता है, ये स्टूडेंट इससे खार नहीं होता। स्टूडेंट बेचारे तो नई पौध है, नए पौधे हैं, उनको तो इतना पता नहीं है, उनके पेरेंट्स खार होते हैं। आपकी ये सोसाइटी खार होती है। आप कहते हैं इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं हो रहे, कैसे आप बेहतर होंगे, आपको तो पता नहीं है। बेचारे स्टूडेंट को भी तो पता नहीं है, उसके पेरेंट्स को भी आप जलील कर रहे हैं। ये काम हमारे यहाँ पे हो रहा है। आपको ये जब भी कोई पॉलिसी नई एक बनाई जाती है ना, पैरेलल में आपका मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक कल मेट्रो बस चलानी है ना, तो साथ उसके वैन्स भी चलनी चाहिए। जब तक आहिस्ता आहिस्ता वैन्स को कम करते जाएं, पहले वो ज्यादा होंगी, फिर मेट्रो बस में, ताकि लोग एक उनका यूज उनका बन जाए, शिफ्ट ओवर प्रोसेस हो सके। हमारे यहाँ पे बीए बीएससी को कह लें कि एकदम ही खत्म कर दिया गया। वो किसी को ख्वाब आया और उन्होंने खत्म कर दिया। कहाँ की पॉलिसी ली? एडीपी। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे शुरू में जब मुझे एडीपी वर्ड सुना तो मुझे नहीं पता कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, मैं ऑलमोस्ट 50-60 कंट्रीज में गया हूँ। तो किस कंट्रीज में ये एडीपी चल रहा है? एडीपी है क्या? वो आपका रेगुलर होगा, प्राइवेट होगा? हमने हमारे मरूजी हालात देखे पाकिस्तान के। हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, हमारे गांव में लोग रहते हैं, वहां पे अदारे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है। तो एडीपी प्रोग्राम एकदम स्टार्ट कर दिया और बीए बीएससी खत्म कर दिया। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने इंटरनेशनली ट्रेवल नहीं करना, जिस स्टूडेंट ने बाहर की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं लेना, जिसने बाहर जॉब के लिए नहीं जाना, उसको 4 इयर्स के बीएस या बीए ऑनर्स प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। सही, आप अपने 2 साल ग्रेजुएशन को चलाते रहते हैं, ताकि वो बहुत से गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते 4 साल तालीम। बिल्कुल सही। अच्छा, 4 साल तालीम आपने लाजिम कर दी, फिर उसका नुकसान क्या हुआ कि आपके जो कॉलेजेस थे वो उससे एसोसिएटेड नहीं थे, वो उससे फेमिलियर ही नहीं थे। वो शिफ्ट ओवर में कॉलेजेस को 4 साल प्रोग्राम्स पे जाते जाते भी 3-4 साल लग गए। सही। अच्छा, वो 2 साल का जो आप ग्रेजुएशन करवा के लोगों को रोजगार का मौका दे दिया करते थे, वो लोगों के हाथ से अब निकल गया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ। देखें, कॉलेजेस को आपने कहा एडीपी स्टार्ट कर लें। अब कॉलेजेस को एक शिफ्ट ओवर के लिए कुछ टाइम चाहिए था, ये कम से कम 10-15 साल का उनके पास टाइम होना चाहिए था। पैरेलल में वो दोनों चीजें चलाते। एडीपी स्टार्ट कर दिया। यकीन करें, आप कॉलेजेस का विजिट करें, मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस का विजिट भी करता हूँ, बीएससी लेवल पे उनके पास लेबोरेटरीज ही नहीं है, उनके पास फिर टीचर नहीं है। टीचर अगर कोई आ जाता है वो ट्रांसफर करवा लेता है किसी और जगह पे। क्वालिफाइड टीचर्स की बड़ी कमी है। आप किस तरह 4 इयर्स प्रोग्राम में रेगुलर चलाने के लिए आपके पास रेगुलर टीचर्स होने चाहिए। अगर आपने 6 महीने बच्चों को पढ़ाया, 6 महीने उनको सड़कों पे रखा है, वो बेचारे बैग लेके आए वहां पे आ जाएं, तो ये जो है ये निजाम नहीं होना चाहिए था। इसमें पैरेलल में ये शिफ्टिंग पैरेलल में दोनों चीजें चलती हैं और एडीपी को फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लिया आता है। यार, एक बात आपने की थी कि हमें टेक्निकल हैंड्स ऑन पे काम करवाना चाहिए। बिल्कुल सही।
ये हमारी पॉलिसी के, हमारे करिकुलम में इसका एडिशन होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट पूरा करवाया जाए। हमने इंजीनियरिंग में बात की, इंजीनियरिंग काउंसिल से भी हमने कहा कि आप कम से कम इंजीनियर्स को 1 साल की इंटर्नशिप करवाएं। जिस तरह एमबीबीएस में डॉक्टर मेडिकल को कहते हैं 1 साल की इंटर्नशिप है, हाउस जॉब के बगैर उसकी डिग्री नहीं मुकम्मल होती, डिग्री मुकम्मल होती। इंजीनियर्स को हाउस जॉब करवाएं। आप सोशल फील्ड में, सोशियोलॉजी वालों को सोशल वर्क में आप उनको 6 महीने साल वहां पे फील्ड में उनसे काम करवाएं। इंजीनियरिंग है और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ कोर्सेज हमने जो खामखा शामिल कर दिए हैं सिर्फ 4 साल का अरसा पूरा करने के लिए, हाँ जी, वो गैर जरूरी कोर्सेज उसमें से निकाले जाएं। बिल्कुल। और उन्हें 1 साल की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाए। जिस तरह एमबीबीएस वालों के लिए हाउस जॉब है, सेम लाइक इंजीनियरिंग के लोगों के लिए मस्ट हो कि वो जब तक 1 साल इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे वो डिग्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते। बिल्कुल, ये मस्ट हर शोबे में होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड ले लें, उनको लेबोरेटरीज में काम करवाएं 1 साल। फार्मेसी को ले लें, वो फार्मेसीज में, फार्मेसी फैक्ट्रीज में 1 साल के लिए काम करें। और गवर्नमेंट को इसमें उनको पेड करना चाहिए, माइनर स्कॉलरशिप देना चाहिए उनकी ट्रैवलिंग के लिए, उनके आने जाने के लिए कोई माइनर स्कॉलरशिप दें। 1 साल उनको पता हो कि 4 साल की डिग्री है, 3 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में लगाए, 1 साल उन्होंने फील्ड में लगाना है। जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो उसके लिए या 50% वो दें, 50% गवर्नमेंट दे। यानी एक इसके लिए कोई पॉलिसी ये गवर्नमेंट को इस पे चाहिए कि ये इसके लिए लाजमन इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बगैर तो आप बेरोजगारों की फौज जो है वो तैयार किए चले। बिल्कुल ऐसा। यहाँ ब्रेक का एक वक्त हुआ, ब्रेक के बाद फिर बात आगे। राइट नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोफेसर डॉक्टर अजहर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से में उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियां। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट है बतौर फैकल्टी मेंबर, उसका प्रोसीजर क्या है और कितनी किस्म की कैटेगरीज में इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जनरली वो पे स्केल्स चल रहे हैं और किस कैटेगरी और किस कैडर में किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं? इसमें जी जो यूनिवर्सिटीज में इस वक्त 2 किस्म के पे स्केल हैं। एक तो जिसको हम बीपीएस कहते हैं, बेसिक पे स्केल है, और एक टीटीएस पे स्केल है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ज्यादातर ये लोग इसमें रिसर्च वर्क ज्यादा करेंगे। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अरसा गुजरने के बाद टीटीएस का पहले कि एक फेलियर हुआ। टीटीएस पे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं, लेकिन कुछ आपको पता है कुछ वीक भी होते हैं। इस सिस्टम को इसके लिए थोड़ी सी हायर सैलरीज रखी गई, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक हायर सैलरीज तो की गई। टीटीएस के जो लोग थे वो भी बीपीएस की तरह परमानेंट एम्प्लॉइज थे? वो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, वो भी टीटीएस के लोग भी, लेकिन उनको वो पेंशन बेनिफिट्स नहीं है। अच्छा, ठीक है। उनको वो है, उनको एक कह लें कि 3 साल का 6 साल का एक टेन्योर है, उनको वो गवर्नमेंट चाहे रिसर्च ग्रांट मिल जाती है उनको। रिसर्च ग्रांट तो बीपीएस वालों को भी मिलती है, टीटीएस वालों को जरा बेहतर ज्यादा मिल जाती है, वो ज्यादा लेबोरेटरीज में यानी रिसर्च ओरिएंटेड काम करने वाले हैं। ऑल दो बीपीएस वाले भी हैं। प्लान गवर्नमेंट का ये था कि आहिस्ता आहिस्ता बीपीएस को भी टीटीएस पे शिफ्ट कर दिया जाए और पेंशन खत्म कर दी जाए, लोग टीटीएस पे काम करें, उनको थोड़ी सी 35% हायर सैलरी दें बीपीएस से। नकद दे दिला के फारिग कर दिया जाए, जब लोग रिटायर हो तो बगैर किसी बेनिफिट के घर। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही कामयाब है। अब टीटीएस के लोग चाहते हैं कि वापस बीपीएस पे आए, बहुत सारे लोग चाहते हैं बीपीएस पे वापस आए, कहते हैं सैलरी कम है लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन तो है। अब गवर्नमेंट ने फिर एक ये काम किया है कि इन्होंने कहा कि टीटीएस की नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, यानी उनको कोई हम पे नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो एकदम काम रुक गया। और अभी एक शुनीद ये है कि एक नया पे स्केल लेके आ रहे हैं कि जी बीपीएस को भी खत्म कर दिया जाए, टीटीएस भी खत्म कर दिया जाए, कि यूनिवर्सिटी पे स्केल लेके आया जाए कि जो उसमें अच्छी सैलरीज हों लेकिन उसमें पेंशन ना हो। लेकिन अभी तक हमारे पास उसका ड्राफ्ट नहीं आया। यानी ये भी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि इसका हम इन्हें चाहिए गवर्नमेंट को कि जितनी
यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह पॉलिसी बनाने में उनको जरूर इन्वॉल्व करें, जितनी एसोसिएशंस हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनकी जो कमेटीज बनी है उनमें उनको एसोसिएशन को इन्वॉल्व करवाएं, जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उन्हें शरीक मशवरा किया जाए, उनसे मशवरा किया जाए, उनको शरीक करवाया जाए, ताकि उसको बेहतर से बेहतर किस तरह हम कर सकते हैं। हम जब वो बेनिफिट देने की बात आती है तो वहां पे तो इनको कट लगा दिया जाता है कि कहते हैं जी IMF का प्रेशर है, फलां का प्रेशर है, लेकिन वो चीजें दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे सब कुछ उनको मिलता है। तो बल्कि मैं तो ये बात करना चाहूंगा कि हमें यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को कहा जाता है या एम्प्लॉइज को कहा जाता है कि दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स। हम सिविल सर्वेंट्स नहीं, हमने कहा मान लिया हम सिविल सर्वेंट नहीं है, तो हर बेनिफिट जो है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए है। फाइनेंशियल बेनिफिट देखें, जितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि UN में भी ये कहता है कि आप वो कहते हैं ना कि आप इक्वलिटी रखें। आपने क्या किया जी, आप हमारे सिविल सर्वेंट्स उनको कहते हैं जी आप इनको 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दे रहे हैं, पब्लिक मनी से दे रहे हैं ना जी जी। अच्छा, उनको आप जी यूटिलिटी अलाउंस दे रहे हैं, आप उनको फलां अलाउंस दे रहे हैं, हर किस्म के अलाउंस दे रहे हैं, सरकारी गाड़ियां दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि उनका एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो वीगो डाले पे प्राइस चेक करता फिरेगा। टीचर है, उसने सुबह से शाम तक पढ़ाना है, रिसर्च वर्क करना है, तामीर करनी है, जिसने कौम की तामीर करनी है, और कह लें कि शायद यही इन ब्यूरोक्रेट्स को भी वहां से इनसे पढ़ के जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब इनके लिए क्या है, जब इनकी बात आती है तो कहते हैं जी आप तो टीचर हैं, आप कौम के ममार हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ममार थे, आप सब्र करें। देखें जी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप सब्र करें हर मामले में। यकीन करें कि उस्ताद कराम की, यूनिवर्सिटीज की एक कह लें कि इनका कंपैरिजन करें, एक उस्ताद की तनख्वाह जो है वो एक सेक्रेटरिएट का जो ड्राइवर है उसके बराबर है। यानी ये आप कह लें हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इस हवाले से ये इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। फिर आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज के बूम अप हो, इसकी हम तो बड़े इम्प्रेस्ड हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की बड़ी तनख्वाहें होती हैं। देखें कहने को तो है, वो कहते हैं कि सफेद पोशी कायम है उस्ताद की, सफेद पोशी कायम है, लेकिन इनको सैलरीज के मामले में जो उनसे तवक्कुआत हैं उसके अगेंस्ट उतना उनको पे नहीं किया जाता। हालांकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ज्यादा टीचर्स को या आपके मुनसफ जो हजरात हैं, जजेस को ज्यादा सैलरीज दी जाती हैं, और टीचर्स की फिर भी उनसे ज्यादा होती हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्ट गंगा बहती है कि टीचर्स को सबसे ज्यादा दबा के रखा जाता है। हमें कहा जाता है कि ये किसी बेनिफिट के हकदार नहीं है, और ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है यूनिवर्सिटी उस्ताद के लिए, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के लिए। हम यूनिवर्सिटीज के लोग क्या काम करेंगे, फिर इनके पास फंडिंग नहीं है, रिसर्च करनी है। मैंने अपना यकीन करें कि मैंने अपना प्रोजेक्ट चलाना है, लैब चलानी है, तो मैं किस तरह वहां पे फंडिंग मेरे पास होगी तो मैं करूंगा। फंडिंग नहीं है जी, फंडिंग जनरेट करें। फंडिंग कहां से जनरेट करनी है? इंडस्ट्री से। जितना अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी का बजट होता है उतना पूरे पाकिस्तान का बजट है, तो कहां से हम फंडिंग लाएं? हमारी इंडस्ट्री जो है वो है ही नहीं, फंडिंग बेचारे क्या करें? यानी हर तरफ से हम पिछे हुए हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो एज ए फैकल्टी अगर कोई फर्द ज्वाइन करना चाहे आपकी यूनिवर्सिटी को, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, उसकी जो रिक्रूटमेंट है क्या वो टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत होगी, या उसकी एज विजिटिंग फैकल्टी इंडक्शन होगी, या उसको एज परमानेंट फैकल्टी मेंबर लिया जाएगा? अगर कोई फर्द अपॉइंटमेंट आपके यहाँ अप्लाई करता है तो उस एप्लीकेंट के साथ क्या सलूक करेंगे? देखें, सबसे पहले तो एक एडवर्टीजमेंट आती है। हम परमानेंट एम्प्लॉय जो है हम कंट्रेक्चुअल पे नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में रखते, अब सारी यूनिवर्सिटीज नहीं रख रहे, ठीक है, या विजिटिंग पे रखते हैं। विजिटिंग के लिए भी एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और मिनिमम क्वालिफिकेशन MS MPhil है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लेक्चरर के लिए है वो MS MPhil है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑनवर्ड वो उनका कम से कम PhD होनी चाहिए, ठीक है। और जो परमानेंट एम्प्लॉय रखते हैं उसकी ऐड आता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी यही है। उसके लिए उसकी पहले इनिशियल एलिजिबिलिटी होती है, फिर उसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड है जो हर यूनिवर्सिटी का अपना इंडिपेंडेंट होता है। सिलेक्शन बोर्ड उसको सिलेक्ट करता है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड के बाद उनकी सिंडिकेट है, सिंडिकेट अप्रूवल करती है, उसके बाद उसका नोटिफाई होता है, और वो एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट होता है। अच्छा, एप्लीकेशन देने के बाद कोई इसका फॉर्मल टेस्ट है या सिर्फ इंटरव्यू है? देखिए, अभी कोई फॉर्मल टेस्ट नहीं है यूनिवर्सिटीज में, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, लेकिन चंद एक नई यूनिवर्सिटी जो बनी है यहाँ पे एप्लीकेंट्स कह लेंगे 200-300 आ गए, वो करते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। कुछ जैसे ITU है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वो टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके सिलेक्शन बोर्ड के पास भेजते हैं। ये उनका क्राइटेरिया है जी। अच्छा, लेकिन एक फर्द अगर सिलेक्ट हो गया तो वो नेक्स्ट डे क्लासरूम में चला जाता है? यस। ये क्या ये सितम नहीं कि आपने जिससे इस कौम के बच्चों की तालीम और तदरीस का काम लेना है
उसने आज डिग्री ली है, कल अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो कल वो क्लासरूम में बतौर टीचर खड़ा है, उसकी ट्रेनिंग किधर गई? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आपने बात की है। हम किसी बंदे को कह लें कि एक पीएन अपॉइंट करते हैं, उससे तजर्बा करना तो मेरे बच्चों पे करेगा ना। बिल्कुल, देखें हम किसी को ऑफिस में पीएन अपॉइंट करते हैं ना, तो उसको पहले सिखाते हैं कि आपने चाय कैसे बनानी है, गेस्ट आएगा आपने किस तरह डील करना है, आपने सफाई कैसे करनी है, उसको सिखाया जाता है। 15-20 दिन, महीना 2 महीने उसको सिखाते हैं। ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, टीचिंग कॉलेजेस के अंदर भी इवन कोई ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है ना, सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके साल 2 साल पहले इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उनको किसी ऐसे एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे वो कुछ सीख के आए, फिर उनको उनकी जॉब जंप होती है, वो चेंज होता है, वो करते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए कोई चीज नहीं है, आज मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, कल मैंने क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देना है। और HEC ने 1-2 प्रोग्राम स्टार्ट किए, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम किया, अटेंड किया, मास्टर ट्रेनर में बना कि मैंने किस तरह टीच किस तरह करना है। वो मैंने कब किया, मैंने कुछ अपनी सर्विस के कुछ 10 साल बाद किया। यानी ये वेरी फर्स्ट डे, पहला साल तो कह लें कि इनको क्लास ही नहीं देनी चाहिए। क्लास होनी चाहिए कि आप कह लें कि किसी सीनियर प्रोफेसर के साथ अटैच, आप एज ए इंटर्न नहीं जाएं पूरा साल। ये भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। और इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपनी फेडरेशन लेवल पे भी इसको करें, इस मसले को उठाएं। अगर आपका अच्छा टीचर ट्रेन करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आप अच्छा स्टूडेंट जरूर क्रिएट कर लेंगे, और उसको कम से कम और चीजें नहीं सिखाएंगे तो इतनी एथिक्स और इतना अच्छी बेसिक चीजें बताने में कामयाब हो जाएंगे जो अपने फील्ड में कभी नाकाम नहीं। होलिस्टिक जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके ट्रेनिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसमें उसका साइको एनालिसिस भी हो, उसकी बिहेवियर को भी मेंड किया जाए और उसको पूरी तरह से समझाया जाए कि एकेडमिक से हट के उसकी अपनी शख्सियत इतनी स्ट्रांग होगी तो तभी वो एक मजबूत कौम जो है वो तैयार कर पाएगा। बिल्कुल, ये 100% एग्री इस बात से। जब तक आपकी खुद ट्रेनिंग नहीं है, खुद आप उस पर अच्छे नहीं हैं, आप दूसरे पे वो अच्छी बात नहीं पहुंचा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो क्लोजिंग सेंटेंस के तौर पे आप 1 मिनट में कोई भी बात करना चाहें तो आप करिए। बस मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जब पॉलिसी बनाएं अपने स्टेक होल्डर्स को जरूर इन्वॉल्व करवाएं, और स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। जब ये सब लोग करेंगे तो ये एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस हैं, वो भी इसका पार्ट हैं। फिर इसके साथ साथ जब इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए, 25-30 साल के लिए पॉलिसी बनाए, हर तमाम इंस्टीट्यूट्स के लिए सेम पॉलिसी हो, और इनको जो हायर एजुकेशन है ये उसी वक्त ही बूस्ट अप होगी जब ये सब के लिए एक सस्टेनेबल और कंटिन्यूएशन इन पॉलिसीज में रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आया। सवालात तो पूछे जाने को बहुत हैं और उसके लिए मेरे ख्याल एक प्रोग्राम हमारा ना काफी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मजीद कुछ वक्त निकालेंगे तो हम आने वाले चंद दिनों में मजीद कोई 2-3 प्रोग्राम आपके साथ करें, ताकि जिस पूरे स्पेक्ट्रम में और एक लार्जर सिनेरियो में हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, पब्लिक तक, पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक और पॉलिसी साजों तक, वो बात पूरे तरह से पहुंच पाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जी हम हाजिर हैं, और जब भी आप हमें कहेंगे हम जरूर शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर नईम, जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर हैं। हमने उनसे यूनिवर्सिटी के मामलात पर और हमारे निज़ाम तालीम पर गुफ्तगू की कोशिश की, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम अपनी बात को उस तरह से मुकम्मल नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर अजहर नईम साहब से हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और उसके लिए हम उनके साथ 2-3 मजीद प्रोग्राम्स करेंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।